हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ओके, हम लोगों को आज क्या करना है, ऑब्लिक कोलिजन का कुछ क्वेश्चंस ना। ऑब्लिक कोलिजन में हम आपको बोले थे क्या, कैसे हल करना ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस को बताए थे। मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये एक स्फीयर है, मान लीजिए जा रहा है कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है। और एक दूसरा स्फीयर है, इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, ठीक है। दोनों के सॉरी ये r दूरी पे, मतलब इसका लाइन ऑफ वेलोसिटी जो है ये सेंटर से r दूरी पे है, ठीक। और दोनों का मास m है और इसका भी रेडियस r ही है, ठीक। इफ e इज इक्वल टू 1, if e is equal to 1, then find velocity of both blocks after collision, collision के तुरंत बाद दोनों का वेलोसिटी बताएं, ठीक है। लिख लियो, ई का वैल्यू कितना है, 1 है। हम क्या करते हैं ना, जस्ट बिफोर कोलिजन दोनों एकदम जस्ट टकराने वाला होगा, दोनों का सरफेस एक दूसरे को टच कर रहा होगा, तो जस्ट बिफोर कोलिजन का सिनेरियो बनाते हैं, ऐसा ही होगा, ऑलमोस्ट टचिंग, इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पर। अब थोड़ा सा एक देखो कि ज्योमेट्री का, कि ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये भी r और ये भी r, दैट इज 2r, और ये भी r। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा। अब एक बात बताओ, ये इधर आ रहा है कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, v से ही ना। तो इसके वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट, ये 30 डिग्री समझना है ना, ये r और ये 2r, sin थीटा 1/2। तो v का हम लोग क्या करेंगे, दो टुकड़ा करेंगे। एक टुकड़ा इधर वाला होगा कितना, v sin 30, दैट इज v/2, और एक टुकड़ा इधर होगा, दैट इज v cos 30, दैट इज v√3/2। सही कि गलत, ओके। और ये वाला जो है वो रेस्ट पे है, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, अच्छा दोनों मास आइडेंटिकल है, दोनों मास, तो आफ्टर कोलिजन, और ई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में ऐसा होगा, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यही है ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो होगा क्या कि ये जो पहला स्फीयर है वो अपना ये वाला वेलोसिटी लूज कर जाएगा, इसको दे देगा, इंटरचेंज होता है इक्वल टू 1 पे, दोनों मास बराबर हो, E1 हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज होता है। तो भाई होगा यूं कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है, इसको एक वेलोसिटी इधर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, v√3/2, और इसका इधर वाला वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी फोर्स इधर, जो भी नॉर्मल लगा इस डायरेक्शन में लगा, इधर कुछ भी लगा तो इधर कितना हो जाएगा, v/2, इधर कितना हो जाएगा, v/2,
इज दैट ओके? अरे हाँ ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो अच्छा, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा अभी? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? ओके, बोलो। दोनों का मिल गया। अगर यहीं पर ई का वैल्यू 1 नहीं होता, कुछ और होता, तब तो हमको ये वाला कोलिजन को अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता। करोगे ऐसा सवाल? इसको पहले लिख लो। इसमें हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और ई का डेफिनेशन नहीं लगाए, लेकिन आगे लगाएंगे। चूंकि ई का वैल्यू 1 था और मास आइडेंटिकल था, इसीलिए मेरा काम आसान हो गया। लेकिन तुम ही इमेजिन करो, हटा दो इसको, तुम इमेजिन करो कि हम एक काम करते हैं, सुनिएगा मेरी बात। ई का वैल्यू यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं। ई का वैल्यू कितना लिख लेते हैं, और तब इस सवाल को वापस से सॉल्व करते हैं, है ना? कोई दिक्कत? हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात। इस सवाल को हल करेंगे। पहले एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि एक मास m है, दूसरा भी मास m है, इसका वेलोसिटी इधर v1 है एंड इट इज एट रेस्ट, एंड ई का वैल्यू हम दे दे कितना, 1/2, तो क्या आप आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो बता सकते हैं? मान लेते हैं कि ये वाला वेलोसिटी हो गया v डैश और ये वाला वेलोसिटी हो गया कितना, v डबल डैश। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे कर लेंगे और बाद में वहां पे रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, सो बताओ। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे क्या, कितना, एम बी वन बराबर एम बी डैश प्लस एम बी डबल डैश। यहाँ से v1 का वैल्यू आ गया v डैश प्लस v डबल डैश। कोई दिक्कत कोई परेशानी? e का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, e बराबर 1/2, नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना, v डबल डैश माइनस v डैश डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, v1। तो ये हो गया v1/2, ये इधर आ जाएगा v1/2, वो हो जाएगा v डबल डैश माइनस v डैश। इज दैट ओके? दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3v1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं ना, तो v डबल डैश हो जाएगा। v डबल डैश का वैल्यू आ गया, माने इस वाले का वेलोसिटी आ गया, और इस वाले का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, v1/4 ना, लीनियर मोमेंटम का ये दोनों, ये 3v/4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, v/4। तो जो v1 से आ रहा था उसका वेलोसिटी कितना बच जाएगा, v1/4, और जो रुका हुआ था उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3v1/4। कहो हाँ पक्का? जो v1 से आ रहा था उसका बच गया v1/4, और जो रुका हुआ था उसको कितना मिल गया, 3v/4। अब जरा देखो यहाँ पे, टकराने से जस्ट पहले, एक मिनट, टकराने से जस्ट पहले कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, एंगल तो फिर से वही होगा, नहीं, ये एंगल कितना, 30 डिग्री, यस और नो? तो टकराने से जस्ट पहले इसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा कितना, ये 30 डिग्री ना, तो v cos 30, जिसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, √3v/2, और एक इधर हो जाएगा v sin 30, जो हो जाएगा v/2। ये जस्ट पहले का बात है। अब e का डेफिनेशन सब और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो इधर ही लगेगा, इसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़, हम देखेंगे अगर ये आ रहा होता है v1 से तो बचता है कितना, इसका v1/4, इसको कितना मिल जाता है, 3v1/4, ये जा रहा है कितने से, √3v/2 से। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन इसका इधर वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाले वेलोसिटी का 1/4, इस वाले वेलोसिटी का 1/4, तो ये कितना बच जाएगा, √3v/8, और इधर वाला कंपोनेंट के साथ तो कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं, कितना, 90 डिग्री। और इस वाले का अगर देखेंगे तो चूंकि ये जो वेलोसिटी होता है v1/4 हो जाता है, और ये कितना, 3v1/4, तो आ रहा था √3v/2 से, तो 1/4 ये हो गया, और 3/4 ये हो जाएगा, तो इसी वाले का 3 गुना ना, तो
तो कितना हो जाएगा इधर 3√3v/8। कोई दिक्कत कोई परेशानी आफ्टर कोलिजन। अच्छा अगर इसका हम नेट वेलोसिटी देखें, पिछला वाले केस में तो एक ही कंपोनेंट बच गया था, इसमें अगर देखेंगे तो नेट वेलोसिटी जो होगा वो कुछ किसी डायरेक्शन में होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये हो जाएगा वी नेट, और वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/64 3/64, और इसका हो जाएगा 1/4 और v बाहर आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और ये वाले के पास तो एक ही कंपोनेंट रहेगा ही, पक्का पक्का? कोई समस्या तो नहीं है, क्लियर है? छापो भाई। आपको अच्छा 1/4 वाला कैलकुलेशन देखना है तो वापस से यहाँ आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिएगा 3/4 एंड 1/4 वाला कैलकुलेशन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। एक बॉल को हम नीचे गिराए हैं, टकराने से जस्ट पहले, वो वर्टिकली नीचे गिर रहा है, टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कितना है v, टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कितना है v, ओके। और अब ये टकराएगा, हेलो टकराएगा जब ये, तो उसके बाद फिर ये ऐसे आएगा, नहीं फिर टकराएगा और फिर और नीचे आएगा। इस दूरी को हम लोग बोल रहे हैं r1 और इस दूरी को r2, ठीक है। आपको r1 और r2 का रेशियो बताना है, r1 और r2 का रेशियो बताना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई मान सकते हैं आप। सुनिएगा मेरी बात, आप एक बात बताइए, यहाँ पर जब टकराएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई मान लीजिएगा, ठीक। टकराने से पहले ये बॉल इधर की तरफ आ रहा था, कितने से 20 से। सुनिएगा हम एक फोटो बना लेते हैं, इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा बाबू, ये वाला v, ये cos 90 माइनस थीटा दैट इज v sin थीटा, और इधर v cos थीटा। ये कब का है? जस्ट बिफोर कोलिजन के तुरंत बाद क्या होगा, सो बताओ तो। कोलिजन के तुरंत बाद ये वाला चीज कितना हो जाएगा e v cos थीटा, और इधर वाला चीज तो जो है वही रहेगा, नहीं तो ये ऐसे करके ये इधर आएगा। अब हमको सहारा लेना पड़ेगा किसका? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का, प्रोजेक्टाइल ऑन। अच्छा एक बार बताओ, जी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होता है, इधर वाला क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इधर वाला जी यस और नो। यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u परपेंडिकुलर बाय a परपेंडिकुलर। अगर प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं इंक्लाइन पे, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2u परपेंडिकुलर बाय a परपेंडिकुलर। तो यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा ये हो जाएगा 2 × EB cos थीटा डिवाइडेड बाय g cos थीटा, यस और नो, पक्का? दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। cos थीटा कट गया, ये सिंपली क्या हो जाएगा 2 EB बाय g, ठीक। अच्छा एक बार बताओ, यहां पर टकराने से पहले इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फिर से वर्टिकल, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में 2as वाला पार्ट 0, तो v बराबर u, तो जैसे चला वैसे ही वापस आ गया, तो इधर कितने से आ जाएगा, तो टकराने के तुरंत बाद जब इधर जाएगा तो कितने से जाएगा e स्क्वायर v cos थीटा, कहो हाँ। और एक्सेलरेशन अभी भी इधर की तरफ कितना होगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन अभी भी कितना होगा, तो ये दूसरा वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा सर,
दूसरा वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा वाला टाइम ऑफ फ्लाइट आप क्या लिखेंगे? दूसरा वाला टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे? 2 E² भी cos थीटा बाय जी cos थीटा, cos थीटा cos थीटा, तो ये हो गया 2 E² भी बाय, कहो हाँ, इज दैट ओके? बोलो। अच्छा, जो वेलोसिटी यहाँ पे भी साइन थीटा है वो वेलोसिटी यहाँ आकर के कितना हो जाएगा? यहाँ पे आकर के कितना हो जाएगा? इधर एक्सेलेरेशन है v साइन थीटा प्लस g साइन थीटा इंटू T1, v बराबर u प्लस 80, यस और नो? बोलो। और नहीं मतलब तुमको अगर यहाँ पर नहीं पता करना तो सीधे यहाँ से यहाँ तक का टोटल कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट फिर भी ये कितना हम लोग लिख सकते हैं? v साइन थीटा प्लस g साइन थीटा इंटू T1, यस और नो? v बराबर u प्लस 80, ठीक है। अब R1 का वैल्यू बताओ क्या लिखोगे? R1 का वैल्यू लिखोगे सिंपली v साइन थीटा T1 प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू T1 का स्क्वायर, वेयर T1 इज दिस मच। एंड R2 का वैल्यू क्या लिखोगे? R2 का वैल्यू क्या लिखोगे? v साइन थीटा प्लस g साइन थीटा T1, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनटू T2 प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू T2 का स्क्वायर, इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी? और हम तुमसे कह देंगे कि T1 और T2 का वैल्यू यहां से उठा करके पुट कर दो। बेसिकली सवाल जो था उसमें कुछ डेटाज वगैरह भी दिए हुए थे, तो रेशियो निकालना थोड़ा रिलेटिवली आसान था। इसमें तो करेंगे तो बहुत गंदा गंदा हो जाएगा, है ना? अब आराम से रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, जल्दी लिख लो। सुनना, एक और सवाल करना। हेलो, ये तीनों आइडेंटिकल डिस्क है, तीनों आइडेंटिकल डिस्क है, एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। दी फर्स्ट डिस्क सबका मास बराबर, पहले तो आइडेंटिकल डिस्क, द फर्स्ट डिस्क कोलाइड्स एंड comes to rest, collides symmetrically with two disk, identical disk, and comes to rest, find coefficient of restitution, between two disk, ठीक है। आपसे बोला कि ये गया टकराया दोनों से सिमेट्रिकली और रुक गया, तो बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? ये सवाल है, प्लीज राइट डाउन। ठीक है, आपने लिख लिया। शुड आई सॉल्व? मैं बताता हूं आपको सॉल्व करके, सुनिएगा। एक बात बताओ, ये भी वेलोसिटी से जा रहा था, इसको थोड़ा और कम कर, भी वेलोसिटी से जा रहा था, टकराने से जस्ट पहले ये सब क्या करेगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा क्या बच्चों? यस और नो?
पक्का? इस सब का सेंटर जो होगा वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि सब दूरी 2r 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 हो जाएगा। अब हमको जरा ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, टोटल 60 डिग्री का आधा आधा है ना। अब जो भी फोर्स लगेगा वो तो यहाँ इधर लगेगा और इधर लगेगा, तो इस दोनों स्फीयर पे जो इंपल्स लगेगा वो भी इधर और इधर लगेगा। तो ये जो रुका हुआ स्फीयर था चलेगा अभी तो इसी दोनों डायरेक्शन में ना। अभी तो ये V से चल रहा था, ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था, है ना। तो एक बात बताओ, V का कितना कंपोनेंट था लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ये कितने से जा रहा था? V cos 30 से, है ना। अच्छा, ये तो बिफोर कोलिजन का सिनेरियो है। अब एक बात बताओ, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये पहला वाला तो रेस्ट पे आ जाएगा, इट विल कम टू रेस्ट, और ये वाला जो होगा ये कुछ V1 से चलने लगेगा और ये वाला भी सेम वेलोसिटी V1 से चलने लगेगा। एक मिनट सर, थोड़ा सुन लीजिएगा। ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी, दोनों बराबर बराबर वेलोसिटी से और सिमेट्रिकली क्यों चलेगा? क्योंकि जब टकराया है तो सेम तरीके से टकराया है। इधर अगर नॉर्मल एन लगेगा तो इधर भी नॉर्मल एन लगेगा, तो दोनों का वेलोसिटी भी सिमेट्रिक आएगा, सेम आएगा, सेम एंगल पे आएगा। ये इधर 30 डिग्री पे और एक इधर 30 डिग्री पे, यहाँ से 30 डिग्री था। इज दैट ओके? अब एक बात बताओ, क्या इस पूरे प्रक्रिया में टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? टोटल का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। तो हम लोग V1 का साइन 30 ऊपर है, इस V1 का साइन 30 नीचे है। राइट वर्ड मतलब हॉरिजॉन्टल में देख ले या राइट वर्ड देख ले, तो इस V1 का इधर आ जाएगा V1 cos 30, और इस V1 का भी इधर अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा V1 cos 30। यस और नो? तो हम लोग क्या लिखेंगे? M इंटू V इज इक्वल टू M इंटू V1 cos 30 प्लस M इंटू V1 cos 30, है ना। कट गया, V का वैल्यू क्या हो गया? 2V1 इंटू √3/2। सो V1 का वैल्यू क्या हो गया? V/√3। यस और नो? अब एक बात बताओ कि हमसे पूछा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक बात बताओ, कोई मतलब हम जो कोलाइडिंग स्फीयर है, एक स्फीयर आ रहा था, इधर आ रहा था कितने से? और ये जो था यहां पर वाला, इट वॉज एट रेस्ट, तो एक बात बताओ, इस V का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? V cos 30, और वही होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस और नो? ये तो बिफोर का सिनेरियो है। आफ्टर का सिनेरियो क्या है? खुद ही कह रहा है कि इट केम टू रेस्ट, और इसी डायरेक्शन में इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, जिस V1 का वैल्यू कितना है? V/√3। उस V1 का वैल्यू कितना है? V/, इज दैट ओके? अरे हाँ ना, पक्का? तो तुम हमको एक बात जरा बतलाओ, कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? V cos 30, और ये रेस्ट पे आ गया तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया? V/√3। तो E का वैल्यू होता है V सेप बाय V अप्रोच, नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना? V/, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना? √3 V/2। V cos 30 ना, √3 V/2। तो V से V कट गया, नीचे में 2 √3 आ जाएगा, ऊपर में 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये भी लिख लो जल्दी में। ये बिफोर का है, एंड ये E का डेफिनेशन हम किसके अलोंग लगाते हैं? जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके अलोंग।
तो लगा दिए, लिख लियो। चलो तो ठीक है, अब थोड़ा सा एक और टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था, आखिरी टॉपिक है, दैट इज वेरिएबल मास सिस्टम। देखो ये चैप्टर, ये टॉपिक नहीं भी पढ़ते तब भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हेल्प से आदमी पूरा सारा सवाल कर सकता है, लेकिन जानबूझ करके इसको अलग से कराया जाता है। बहुत जगह बहुत गंदा गंदा कैलकुलेशन होता है उससे बचने के लिए। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात। एक बात बताओ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? नेट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एंड लीनियर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा? m इंटू बी। लीनियर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा? m इंटू, इज दैट ओके? अब इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई। अभी तक जो हम लोग बात करते थे उसमें मास को कांस्टेंट मानते थे तो dm बाई डी टी 0 होता था, है ना? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिस्टम का मास कांस्टेंट ही रहे, कांस्टेंट नहीं भी रह सकता। जैसे कोई ट्रक जा रहा है, उससे लगातार बालू गिर रहा है ना? इज दैट ओके? या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे रॉकेट जा रहा है, रॉकेट जा रहा है और लगातार उससे फ्यूल बाहर निकल रहा है, यस और नो? कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज चल रहा है और लगातार उसमें कोई चीज भरा जा रहा हो। तो इस dm बाई dt का भी अपना रोल है, और इस dm बाई dt की वजह से ही एक हम लोग टॉपिक अलग से पढ़ रहे हैं वेरिएबल मास सिस्टम का। एक बात बताओ, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? F एक्सटर्नल माइनस v dm बाई dt इज इक्वल टू m dv बाई dt, और dv बाई dt का नाम है एक्सेलरेशन। तो ये जो चीज है ना, F एक्सटर्नल के अलावा एक चीज है, ये वाला चीज क्या है? माइनस वी डी एम बाई। माइनस वी डी एम बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। तो F एक्सटर्नल प्लस F थ्रस्ट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी तक हम लोग बोलते थे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, अब एक और फोर्स हो गया थ्रस्ट फोर्स। वो थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? F थ्रस्ट इज इक्वल टू माइनस वी डी एम बाई डी टी, माइनस वी डी एम बाई डी टी। इज दैट ओके? dm by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। dm by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। थोड़ा सा थ्रस्ट फोर्स को समझना जरूरी नहीं है, थोड़ा फील भी तो आना चाहिए। ये सब चीज क्या क्या लिख दिया? आओ आओ हुजूर, समझता हूं। एक बात बताओ, थोड़ा सा समझते हैं, सवाल वाल नहीं कर रहे हैं अभी। एक बात जरा बतला दे तो, मान लो ये एक ट्रक है और ये ट्रक का ट्रॉली है जिसमें सामान भरा जा सकता है। ये आगे जा रहा है कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, ठीक है, ऑन अ स्मूथ सरफेस। अब हम क्या किए? जा रहा था v वेलोसिटी से, ये जहां से गुजर रहा है वहां पर ऊपर से हम क्या किए? लगातार कुछ सैंड गिराने लगे। क्या करने लगे? और सैंड इस पे धीरे धीरे भरने लगे। धीरे धीरे आगे जा रहा है लेकिन इस पे सैंड भरते जा रहा है। कॉमन सेंस से बताओ कि इसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? काहे घटेगा? क्योंकि मास बढ़ रहा है। देखो, अगर तुम सैंड प्लस काट को एक सिस्टम देखो,
मान लो कि ये बहुत आराम आराम से गिर रहा है, एक छोटा सा सैंड का डिब्बा था, मतलब छोटा सा टुकड़ा था, इसका वेलोसिटी कितना है 0, आराम से गिर रहा था, हॉरिजॉन्टल में तो कुछ वेलोसिटी था ही नहीं, और ये जो चीज था इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम, एंड इट वाज मूविंग राइटवर्ड विद वेलोसिटी v, और उसके कुछ देर बाद फिर क्या हुआ, ये आकर के इस पर बैठ गया, इस पर आकर के, तो इसका वेलोसिटी कुछ थोड़ा सा बदल गया। इस पूरे प्रक्रिया में इसको और इसको मिला करके कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं लगा। वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, इफ वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, लेट्स से इट्स मास इज डेल्टा एम, लेट्स से इट्स मास इज, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल, तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, डेल्टा एम वाले का तो 0, और कैपिटल एम बी बराबर डेल्टा एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी डैश, तो वी डैश का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल एम बी बाई डेल्टा एम प्लस कैपिटल एम। कहो हाँ, पहले से ज्यादा पहले से कम, बी के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो फ्रैक्शन 1 से कम है, न्यूमरेटर में m है, डिनोमिनेटर में m प्लस डेल्टा m है, तो 1 से छोटा हो गया फ्रैक्शन b के साथ जो मल्टीप्लाइड हुआ है, तो ओवरऑल ये v डैश भी b से छोटा हो जाएगा। इसमें हमने जो काम किया उसमें कहीं थ्रस्ट फोर्स का चर्चा, इसमें जो हम लोग सिस्टम माने बालू का टुकड़ा प्लस काट, तब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा। ठीक है, क्लियर है क्या? इसी कॉमन सेंस से हम ये समझ में भी आया हमको कि इसका वेलोसिटी घट रहा होगा। इसको और माइन्यूट लेवल पे देखोगे अगर, तो एक सैंड का टुकड़ा इस पे आया होगा, और आने के तुरंत बाद जो ये ट्रेलर का मतलब ये जो ट्रॉली था उसका सरफेस से उसको फ्रिक्शन लगा होगा, जो फ्रिक्शन इस टुकड़ा पे किधर लगा होगा, आगे। सोचो ना कि हम ऐसे करके लैंड किए और नीचे वाला सरफेस जा रहा है आगे, तो हम पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ, ब्लॉक और ब्लॉक वाला। हम गरीब हैं, हमको मूव कराना चाहेगा, तो हम पर जो इस टुकड़ा पे जो फ्रिक्शन आगे लगेगा, इस ट्रॉली पे वही फ्रिक्शन, तो टुकड़ा का वेलोसिटी बढ़ेगा और ट्रॉली का वेलोसिटी घटेगा। वही हुआ भी, ओवरऑल ट्रॉली का वेलोसिटी घट गया। ये था जेन्युइन बात, ये था यस और नो। अब हम लोग इसको सिर्फ ट्रॉली को एज ए सिस्टम समझते हैं, सिर्फ ट्रॉली को, सिर्फ ट्रॉली। ठीक, अब क्या हो रहा है, तुम अगर देखोगे तो ट्रॉली और जो भी यहाँ पे सैंड पहले से है, ट्रॉली और जो सैंड इकट्ठा हो चुका है, उसको अगर हम सिस्टम माने तो उसका मास लगातार बढ़ता जा रहा, उसका मास लगातार बढ़ता, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो ट्रॉली है अब प्लस इस पर जो सैंड है, ये लेट से किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, और इस पूरे सिस्टम का मास वेरिएबल है, इस पूरे सिस्टम का मास और वेरिएबल है, उसमें dm by dt पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस सिस्टम का मास बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस v dm by dt पॉजिटिव हो गया। अब हम फिर माइनस b से मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टरियली, है ना, तो हमको इस सिस्टम पे वेलोसिटी इधर है, हमने क्या किया, इस वेलोसिटी में माइनस dm by dt मल्टीप्लाई किया, इस वेलोसिटी में माइनस dm by dt से पॉजिटिव क्वांटिटी, तो माइनस dm by dt से, तो इस वेलोसिटी में एक नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया, तो वो किधर आ गया, दैट मींस इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, है ना, इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगा पीछे के तरफ, जो क्या किया, इस सिस्टम के वेलोसिटी को घटा दी। हम माइन्यूट लेवल पे तुमको समझा दिए कि क्या हो रहा होगा, लेकिन अगर तुम इसके वेरिएबल मास सिस्टम के कांसेप्ट को समझना चाहो तो तुमको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसका dm by dt पॉजिटिव था, v राइटवर्ड था, तो माइनस dm by dt इंटू v जो होगा वो लेफ्टवर्ड होगा, इस पर एक फोर्स, थ्रस्ट फोर्स जो होगा वो लेफ्टवर्ड लगेगा, और इसीलिए इसका वेलोसिटी लगातार घटते जाएगा। बोलो है ना। लेकिन ये जो v वेलोसिटी है, ये जो v वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है इस काट का विथ रिस्पेक्ट टू सैंड, और सैंड का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 मान रहे हैं। ये बेसिकली v वेलोसिटी नहीं है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ काट एंड सैंड, और हम मान रहे हैं कि नेग्लिजिबल वेलोसिटी से गिर रहा है। ठीक है क्या, क्लियर है बात? अब सोचो
कि अगर यही काम ये कर रहा होता एक रॉकेट, यही काम एक रॉकेट कर रहा होता, ए भाई अगर मान लो ये कैसा रॉकेट, अच्छा पाकिस्तान वाला, ओके ठीक है। सुनिए मेरी बात, ये लगातार गैस एग्जॉस्ट करता है, पीछे की तरफ फेंकता है नहीं, और ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इस जो भी रॉकेट है उसका वेलोसिटी एग्जॉस्ट होते हुए गैस के रिस्पेक्ट में किधर है, ऊपर की तरफ। एफ थ्रस्ट क्या होता है, माइनस बी डी एम बाई डी टी। यहाँ पे डी एम बाई डी टी क्या है, डीएम बाई डी टी क्या, पॉजिटिव की निगेटिव, मास लगातार घट रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव, तो डीएम बाई डी टी निगेटिव है, एक माइनस साइन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में भी वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो भी वेक्टर के अलोंग ही हो जाएगा। एफ थ्रस्ट फोर्स किधर होगा, अलोंग वी वेक्टर, क्योंकि वी वेक्टर को एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, तो थ्रस्ट फोर्स इस पे किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये इसके वेलोसिटी को, इसीलिए ये गैस एग्जॉस्ट करते जाता है और वेलोसिटी बढ़ते जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है, अरे है ना, सेम सिमेट्री से, सेम बात से समझ लो कि हमारे पास एक बलून है ना, और उसको ऐसे करके फूंक दिए और उसको ऐसे छोड़ दिए, तो ये गैस पीछे की तरफ इजेक्ट करने लगता है, तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगता है, आगे की तरफ। डीएम बाई डी टी नेगेटिव होता है और माइनस ऑफ डीएम बाई डी टी पॉजिटिव हो जाता है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। कहो हाँ, समझ में आया बात। तो आगे से हम याद रखेंगे कि एफ एक्सटर्नल बराबर एम इंटू ए नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इज दैट ओके? अब ये एफ थ्रस्ट का कंसेप्ट आएगा कब, जब सिस्टम का मास समय के साथ बढ़ रहा हो, जब सिस्टम का मास समय के साथ, और एफ थ्रस्ट का डायरेक्शन वाला बात आप समझ गए। इतना ज्यादा लफड़ा में नहीं पड़ना, कॉमन सेंस से भी तुमको समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो थ्रस्ट फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, घट रहा होगा तो थ्रस्ट फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, और तुमको समझ में आ जाएगा कि कब घट रहा होगा और कब। हम उल्टा बोल गए तो ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर बार लगा लो, ठीक है। तो इधर ओके, अरे ये तो तुम लोग नहीं समझ पाए होगे। सेमी कंडक्टर में एक होता है इस तरीके का बुलियन अलजेब्रा। एनीवे, एक सवाल को हम लोग के थ्रू चीजों को समझते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम के को एक सवाल के थ्रू समझते हैं। एक काट है, क्या है, काट है, ठीक है क्या, और इसके ऊपर में एक, इसको हुप बोलते हैं, जहां से क्या गिर रहा है, सैंड गिर रहा है, जहां से क्या गिर रहा है, सैंड गिर रहा है। ओके बच्चों, सैंड गिर रहा है, सैंड इज फॉलिंग, सैंड इज फॉलिंग एट द रेट म्यू kg पर सेकेंड। सैंड इज फॉलिंग एट द रेट म्यू kg पर सेकेंड with almost zero velocity। वैसे वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से गिरबो करेगा तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और वैसे काट के मास का जरूरत आपको पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम काट का मास एम नॉट दे दिए, जरूरत नहीं पड़ेगा इस सवाल में। काट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, काट इज मूविंग with velocity v naught, with velocity v naught, ठीक है। to maintain the constant velocity what force should be applied, what force should be applied on the cart।
कार्ड पे क्या फोर्स अप्लाई किया जाना चाहिए, ये जरा बताइए। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी आप ही लिखिए, हम आप बस लिखिए, सॉल्व हम ही करेंगे। सुनिएगा मेरी बात, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे। क्या करेंगे, और लिखेंगे एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट बराबर एम इंटू ए। जैसे अगर हम इसका एफबीडी बनाते, अगर हम इस कार्ड का एफबीडी बनाते तो कार्ड का मास किसी समय पे क्या हो जाएगा, कार्ड का मास कितना हो जाएगा किसी भी टाइम पे, एम नॉट प्लस म्यू के जी पर सेकेंड से गिर रहा है ना, तो टी टाइम के बाद यहाँ कितना मास इकट्ठा हो जाएगा, म्यू इंटू टी। एक सेकेंड में म्यू के जी गिर रहा है तो टी सेकेंड में कितना गिर जाएगा, म्यू इंटू टी। तो दिस इज योर टोटल मास ऑफ द सिस्टम, कब, एट एनी टाइम टी। कहो हाँ। अच्छा, इस पर मास बढ़े जा रहा है और आगे की तरफ हम लोगों को इसका वेलोसिटी v रखना है। ठीक है, और हमको दिशानुयोग से v बराबर v नॉट रख के और उसको कांस्टेंट भी मानना है। ठीक है, तो आप जरा हमको बताइए कि इसमें एफबीडी में क्या क्या चीज आएगा, एफबीडी में क्या क्या चीज आएगा। एक तो हम इसको खींच रहे होंगे, क्यों खींच रहे होंगे उसका वजह है, इसका डीएम बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव है, डीएम बाई डी टी पॉजिटिव है, v जिधर होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा, माइनस v डीएम बाई डी टी। तो माइनस ऑफ डीएम बाई डी टी इज नेगेटिव, v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी के। तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, इस पे पीछे की तरफ। कितना लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू इंटू बी, म्यू इंटू। तो इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे बताओ तो जरा, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट वेक्टर फॉर्म में, जो भी एम होगा दैट इनटू डीवी बाय, यस और नो। एफ एक्सटर्नल का वैल्यू ही हमको पता करना है, तो एफ एक्सटर्नल को एफ एक्सटर्नल ही रहने देते हैं। एफ थ्रस्ट किधर है, पीछे की तरफ, तो माइनस ऑफ म्यू भी लिख देते हैं उसको, वेक्टोरियल ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और दैट इज टोटल मास कितना, एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी इंटू डीवी बाई डी टी। सवाल वाले का डिमांड क्या है कि एक्सेलरेशन कितना हो, 0, तो ये 0 हो गया। तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना हो गया, म्यू इंटू बी। कहो हाँ। इतना फोर्स लगाओगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चलता जाएगा। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते थे, पहले इसको लिख लो जल्दी यार, इसको अगर थोड़ा समझोगे तो बड़ा मजेदार चीज है। देखो वैसे तो कोई वी नॉट से ट्रक जा रहा था, हुआ क्या कि जो ट्रक जा रहा था उस पे एक छोटा सा टुकड़ा आया, कितना मास है उसका, कुछ डेल्टा है, उसका मास कितना है, डेल्टा है। आया था तो उसका वेलोसिटी कितना था, 0, और तुरंत बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, वी नॉट। तुरंत बाद वेलोसिटी कितना हो गया, तो डेल्टा एम का वेलोसिटी 0 से वी नॉट हो गया, कितने देर में, डेल्टा टी टाइम में, है ना। तो डेल्टा एम के वेलोसिटी को 0 से वी नॉट तक पहुंचाना है डेल्टा टी टाइम में, इतना ही फोर्स लगेगा ना, यस और नो। ये कौन लगाएगा, हम ही ना लगाएंगे, तभी ना उसको वेलोसिटी मिलेगा, यस और नो। ऑटोमेटिकली तो उसको वेलोसिटी मिल नहीं रहा है इधर। ओके, तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू वी नॉट, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इज व्हाट, म्यू। तो म्यू इंटू वी नॉट, इतना फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो डेल्टा एम के वेलोसिटी को 0 से वी नॉट कर दिए, तो और कितने देर में, डेल्टा टी में, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, डेल्टा एम इंटू वी नॉट माइनस 0 बाय डेल्टा टी। डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इज म्यू, तो म्यू वी नॉट फोर्स लगाना पड़ेगा। कहो हाँ। अब इसी में परिवर्तन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन। इसके मास को मान लेते हैं एम नॉट, किसके मास को, ट्रॉली के मास को। इट वॉज मूविंग विथ वेलोसिटी वी नॉट, नो फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज
applied. All surfaces are smooth. ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इसमें कुछ सैंड था, इसमें कुछ सैंड था, ये नीचे गिरने लगा, ये नीचे गिरने लगा. सैंड इज फॉलिंग, सैंड स्टार्ट्स फॉलिंग एट t equal to 0 at the rate mu kg per second. म्यू kg per second से सैंड इस पे गिरने लग गया. अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t. किसी टाइम t पे कार्ट का वेलोसिटी क्या है ये आपको बताना है. ठीक है क्या, मान के चलिए कार्ट बहुत लंबा है ही नहीं कि सर खत्म हो जाएगा थोड़ा देर के बाद. ठीक, आप नहीं मानिएगा, हम नहीं मानेंगे, आप बस सवाल लिख लीजिए. आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. आइए सर सुनिएगा बच्चों, एक बात बताओ, किसी टाइम टी पे इसका मास m हो जाएगा. उस m का वैल्यू हम भले ही लिख देंगे m0 प्लस म्यू इंटू टी, म्यू केजी पर सेकंड से, तो टी टाइम के बाद कितना केजी और आ गया, म्यू टी. अब ये जा रहा होगा कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से. यस और नो, एफबीडी, ये तो v तो एफबीडी में नहीं, नहीं तो खाली वेलोसिटी है ना. एफबीडी में कोई फोर्स आएगा, नहीं आएगा. अरे बुड़बक लड़की, पीछे की तरफ आएगा ना बउआ, थ्रस्ट फोर्स. और दैट्स इट, बाहर तो हम कोई लगा ही नहीं रहे. और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, पीछे ही की तरफ होगा. फोर्स पीछे लग रहा था, एक्सेलरेशन भी पीछे होगा. तो अब हमको बताओ कि नेट फोर्स क्या लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट बराबर m इंटू डी बाई डी टी. यस और नो. अब इस वेक्टर को हम थोड़ा अपने नॉर्मल मैथ्स वाले इक्वेशन में लाना चाहते हैं. बताओ, एफ एक्सटर्नल तो हो गया, एफ थ्रस्ट के जगह पे हम लोग क्या लिख ले, एफ थ्रस्ट का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू वी ना, पीछे तो दिखाई दिए. तो एफ थ्रस्ट कितना, म्यू इंटू वी. यस और नो. और दैट इज इक्वल टू m इंटू माइनस डी बाई डी टी लिख लें. इज दैट ओके, बोलो, कोई गड़बड़ बात तो नहीं ना है. और म्यू क्या है मेरा, dm बाई dt, dm बाई, इज दैट ओके, यस और नो, बोलो. तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, dm बाई dt. या माइनस साइन क्यों लगा, वो समझ में आया कि नहीं? ये थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, नहीं, ये थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो वेलोसिटी को घटा रहा होगा. ये चीज तो पॉजिटिव है, आरएचएस भी पॉजिटिव होना चाहिए. और डीवी बाई डी क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस मल्टीप्लाई किए तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया. तो म्यू जो है वो डीएम बाई डी टी इंटू वी बराबर माइनस ऑफ एम इंटू डीवी बाई डी से डी काट दीजिए. अरे बोलो, तो डी से डी कट गया, तो ये क्या बच गया जी, डी एम बाई एम. इस एम को एलएचएस में ले गए, नहीं, इज दैट ओके. और इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई वी. ठीक, बोलो. और यहां पे टी शुरुआत का वेलोसिटी कितना, v नॉट, शुरुआत का मास कितना, m नॉट, बाद का वेलोसिटी कितना, v, और बाद का मास कितना, m नॉट प्लस म्यू टी. यस और नो. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln है ना. तो ये चीज कितना हो जाएगा, ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट. तो ये क्या आ जाएगा, m नॉट प्लस म्यू टी बाय m नॉट.
और इज इक्वल टू माइनस, यहाँ ln का अपर लिमिट माइनस ln का, तो ये क्या हो जाएगा ln b बाय माइनस n अंदर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो क्या लिखाएगा m नॉट प्लस म्यू टी बाई एम नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई बी। दोनों साइड ln था ना, खत्म, मतलब काटे नहीं, जैसे log x बराबर log y तो x बराबर y लिख सकते हैं। तो यहां से वेलोसिटी का फंक्शन क्या आया, v बराबर क्या आया m नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई एम नॉट प्लस, हम बेमतलब ना इतना ये किए वेरिएबल मास सिस्टम कायदे से, तो अगर कायदे से देखोगे तो सैंड प्लस काट मिला करके कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या आता है एम नॉट इंटू वी नॉट, फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या आता है एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू वी डैश की वैल्यू खट से आ जाता, यस और नो। फिर भी हम ये क्यों कराए, क्योंकि अगला क्वेश्चन में अब फोर्स भी लगाएंगे तो वहां पर थोड़ा इसको जरूरत पड़ जाएगा। इज दैट ओके? जल्दी लिख लो। सुनिएगा, इसमें सवाल एक और है कि एक कार्ट है जिसका खाली कार्ट का मास है m नॉट, खाली कार्ट का मास है, और इसमें सैंड गिर रहा है किस रेट से, म्यू के जी पर सेकेंड, टी इक्वल टू 0 पे सैंड गिरना शुरू हो गया किस रेट से, म्यू के जी पर सेकेंड से। और लेकिन हम यहाँ पे इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, वी इनिशियल कितना है 0, ठीक। राइट साइड में एक कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट से हम लोग इसको खींचना शुरू किए, स्टार्ट किए, एफ नॉट इज कांस्टेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो हम लोग क्या करते हैं, टी टाइम पे एफबीडी बनाते हैं, टी टाइम पे बनाओ। टी टाइम पे मास कितना हम लोग लिख लें, एम का वैल्यू हो जाएगा एम नॉट प्लस म्यू टी, यस और नो। इधर की तरफ क्या चीज एफ नॉट, थ्रस्ट फोर्स आगे के पीछे, मास बढ़ रहा है, थ्रस्ट फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है क्या। इसका वैल्यू कितना होता है म्यू इंटू वी, अगर इस समय पे इसका वेलोसिटी है v, तो ठीक है क्या। ये v जो है कार्ट का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू फॉलिंग सैंड, या नेट वेलोसिटी भी कर सकते हो क्योंकि सैंड नेग्लिजिबल वेलोसिटी से गिर रहा है, ठीक। अब जरा बताओ कि इसमें हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, बताओ तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट बराबर जो भी इस समय का m होगा इंटू डी बाई डी टी। एफ एक्सटर्नल की जगह पे क्या लिख देंगे एफ नॉट माइनस एफ थ्रस्ट इज म्यू इंटू वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू डी वी बाई डी टी। ऑब्वियसली वेलोसिटी शुरुआत में बढ़ रहा होगा, जब तक थ्रस्ट फोर्स एफ नॉट के बराबर नहीं होगा तब तक थ्रस्ट फोर्स, जब तक जैसे जैसे अभी शुरुआत में एफ नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है, तो वेलोसिटी बहुत कम है तो थ्रस्ट फोर्स बहुत कम होगा, तो एफ नॉट ज्यादा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो धीरे धीरे थ्रस्ट फोर्स भी बढ़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा वेलोसिटी इतना हो जाए कि एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट और थ्रस्ट फोर्स म्यू भी दोनों बराबर हो जाएगा, उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगा, वहां के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। डिक्रीज क्या होगा भाई जब नेट फोर्स 0 हो गया, तो फिर ये कैसे होगा, जब भी बदल ही नहीं रहा तो थ्रस्ट फोर्स कैसे बदलेगा, ये दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया दोनों, तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो भी विल नॉट चेंज, अभी विल नॉट चेंज तो थ्रस्ट फोर्स विल नॉट चेंज, थ्रस्ट फोर्स विल नॉट चेंज, और नॉट चेंज से पहले ही दोनों बराबर, तो लगातार दोनों, तो एक्सेलरेशन 0 लगातार वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक समय के बाद इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, जिसका चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है सर, बोलिए सर, ठीक। तो अब इसमें हम क्या करें जरा बताओ, ये तो हो गया फिजिक्स खत्म, अब किसका काम शुरू, मैथ्स का, तो करते हैं हम लोग। सुनो, जब जनरली इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो एक टाइप के चीजों को एक साइड में ले आते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं डी टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी को एलएचएस में ले आते हैं, कहो हाँ, और डी भी अपॉन एफ नॉट माइनस म्यू भी को आरएचएस में ले आते हैं, कहो हाँ।
सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी एक्स, 1/a प्लस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ln a प्लस बी एक्स अपॉन बी। अगर इंडेफिनिट करोगे तो कोई कांस्टेंट डालोगे, अदरवाइज लिमिट डालोगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे क्या कर लें, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे बउआ, हेलो, इंटीग्रेशन करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 से शुरू हुआ, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी, अरे बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, ln m नॉट प्लस म्यू टी बाय म्यू, लेकिन लिमिट भी तो पुट करेंगे 0 से t, और यहाँ पे ln f नॉट माइनस म्यू भी अपॉन माइनस म्यू, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से v, इज दैट ओके। म्यू म्यू कट गया, अरे तेरी भलक, हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अपर लिमिट ln m नॉट प्लस म्यू टी माइनस ln m नॉट, तो LHS बताओ तो क्या हो जाएगा, इसको काट दें, तो ln m नॉट प्लस म्यू टी माइनस ln m नॉट, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये अपॉन में आ गया, है ना। और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, ln f नॉट माइनस म्यू बी अपॉन, ये तो अपर लिमिट हो गया, और लोअर लिमिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln दिस माइनस ln f नॉट, तो दिस ln दिस अपॉन f नॉट, कहो हाँ, एगो माइनस साइन छूट गया, इज दैट ओके, बोलो भाई, सच सच बोलो। अच्छा, माइनस साइन को इधर लेके चले जाएं, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये पलट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, m नॉट प्लस म्यू टी बाई m नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, f नॉट अपॉन f नॉट माइनस म्यू बी, नहीं तो f नॉट माइनस म्यू भी बाय f नॉट इज इक्वल टू m नॉट प्लस m नॉट अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी, नहीं बाबू, म्यू भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, f नॉट 1 माइनस f नॉट 1 माइनस f नॉट m नॉट बाई m नॉट प्लस म्यू टी, इज दैट ओके। और यहां से म्यू को हटा दें, तो यहाँ पे लेके चले जाएं, t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा f नॉट बाई म्यू, करेक्ट है ना, लिख लो इसको, ओके। यहाँ एक f नॉट ज्यादा था ना, ओके, तो अब तो सिंपल आ गया ना, v का वैल्यू, v का वैल्यू देखो तो कितना आया, v बराबर f नॉट बाई म्यू इंटू म्यू टी बाई m नॉट प्लस म्यू टी, नहीं पक्का बोलो, म्यू भी कट गया, बाप रे, तो इतना सिंपल क्वेश्चन को हम लोग इतना लंबी कर दिए जानबूझ के। क्या इस रिजल्ट पे डायरेक्टली पहुंचा जा सकता था, कैसे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से, कहां से, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से। अगर हम देखते तो इंपल्स क्या आता, F इंटू टी, नहीं, और वो क्या करता है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर देता, कितना कर देता, पूरे सिस्टम का मास है m नॉट प्लस म्यू टी, और इसके वेलोसिटी को पहुंचा दिया कुछ v, तो v का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाता, f नॉट टी अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी। ये हम लोग किससे पहुंचे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से। एक बात बताओ, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वाला चीज कितना हो जाएगा, बहुत देर बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा,
हाँ, टी टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर देखोगे, ये टी को इधर ले आओ, अगर तुम ऐसे देखोगे तो ये हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट बाई टी प्लस म्यू, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर टी को इनफाइनाइट कर दोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा एफ नॉट बाई म्यू, और वो होना भी चाहिए। बहुत देर बाद क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स और एफ नॉट दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब म्यू भी और एफ नॉट बराबर हो जाएगा, तो उस समय पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एफ नॉट बाई म्यू। तो वही है, इनफाइनाइट टाइम के बाद वेलोसिटी क्या आ गया, एफ नॉट बाई म्यू। इज दैट ओके? अरे हाँ ना, लिख लो इसको। ये भी लिख लीजिएगा, ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम वाला, इंपल्स इज इक्वल टू मेथड 2 जो है, इंपल्स बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, अब वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो जीरो है, वहां से वी डायरेक्टली आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्या इतना इंटीग्रेशन वगैरह करना उचित था? नहीं, लेकिन यहीं पे अगर फोर्स टाइम का फंक्शन दे देता तो हमको इसी मेथड से चलना पड़ता। इज दैट ओके? अरे हाँ ना, चलो अब थोड़ा एक दो रॉकेट वाला सवाल कर लेते हैं। इसको हटा देना। रॉकेट प्रपल्सन अलग से हम मतलब डेरिवेशन वाला काम करेंगे, अभी बस हम इतना पूछ रहे हैं तुमसे कि एक रॉकेट है, ठीक, ग्राउंड पे रखा हुआ है और इसका मास है एम नॉट। एम नॉट इज मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल। रॉकेट और फ्यूल का कंबाइंड मास कितना है, एम नॉट। रॉकेट और फ्यूल का कंबाइंड मास कितना है, एम नॉट। इज दैट ओके? है ना? सुनना मेरी बात। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये बाहर की तरफ गैस इजेक्ट करने लगा एट द रेट म्यू के जी पर सेकेंड से, ठीक, और गैस इजेक्ट करने का जो वेलोसिटी था वो था वी नॉट। वी नॉट इज वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस with respect to rocket, with respect to rocket. What should be minimum initial velocity so that rocket lifts up? What should be the minimum ejection velocity so that a rocket lifts off? नीट विट में इस पे सवाल आता है कि मतलब रॉकेट को ग्राउंड छोड़ना है, उसके लिए कम से कम कितने वेलोसिटी से गैस को इजेक्ट करे, ठीक। क्या हम एफबीडी बनाएंगे इसमें? गैस इजेक्ट करेगा नहीं नीचे की तरफ, तभी ये ऊपर उठेगा, तो कम से कम कितने वेलोसिटी से गैस इजेक्ट करे, और गैस इजेक्ट करने का रेट क्या है, म्यू के जी पर सेकेंड। तो एफबीडी में हम लोग क्या बनाएंगे, सो बताओ तो। एफबीडी में क्या बनाएंगे? एक तो नीचे की तरफ होगा जो भी उस समय का मास है एम नॉट इंटू जी, और जब ये गैस नीचे की तरफ इजेक्ट करेगा तो थ्रस्ट फोर्स इस पे किधर लगेगा? कारण समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो इस पे जो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा वो कितना लग जाएगा, थ्रस्ट फोर्स म्यू इंटू वी नॉट, है ना। और ऊपर एक और चीज आएगा, क्या चीज, नॉर्मल, जो ग्राउंड से है, ठीक है। क्या हम लोग लिखेंगे, एन प्लस एफ थ्रस्ट माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू एम नॉट इंटू ए। सही कि गलत? टोटल फोर्स यही है। इच्छा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन बराबर 0, लिफ्ट ऑफ करना मैंने कांटेक्ट छोड़ना है तो नॉर्मल, और एक्सेलरेशन का मिनिमम बोल रहा है तो कम से कम एक्सेलरेशन कितना कर दो, 0 कर दो। तो फिर थ्रस्ट फोर्स का
तो थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एम नॉट जी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू इंटू थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू है कितना, म्यू इंटू वी नॉट, वो हो जाएगा एम नॉट जी। तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, एम नॉट जी बाई म्यू, एम नॉट जी बाई, इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि थ्रस्ट फोर्स mg से ज्यादा हो, तब इट विल गेट सम एक्सेलरेशन। अभी तो थ्रस्ट फोर्स mg के बराबर था, नॉर्मल जीरो हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। लेकिन थ्रस्ट फोर्स अगर mg से ज्यादा होगा तो कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा इसको, है ना। जल्दी लिखो, एक सवाल करते हैं। हाँ जी सर, एक सवाल है कि एक रॉकेट है जिसका फ्यूल के साथ कंबाइंड मास है 1000 kg, ठीक है, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। वो रॉकेट गैस इजेक्ट कर सकता है किस रेट से, 20 kg पर सेकेंड से, एक सेकेंड में 20 kg गैस इजेक्ट कर सकता है। What should be the minimum relative velocity of ejection of gas so that rocket lifts up? कम से कम कितने वेलोसिटी से वो गैस को इजेक्ट करे। लेकिन ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट से बैठ के देखोगे तो गैस तुमको पीछे जाता हुआ दिखेगा, कितने से, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उतने से, ठीक है। तो वो कितना हो कि रॉकेट ग्राउंड छोड़ के उठ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, अभी अभी जो काम किए थे वही करेंगे दोबारा, है ना। क्या करेंगे, आप इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लगाएंगे ना ऊपर की तरफ, कितना थ्रस्ट फोर्स लगाएंगे, म्यू इंटू वी, है ना। और नीचे की तरफ क्या लगाएंगे, एम नॉट इंटू जी। और जस्ट उठाना है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रख लेते हैं, जीरो। और नॉर्मल भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि कॉन्टैक्ट लूज कर गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू वी माइनस एम नॉट जी बराबर जीरो। सो वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम नॉट जी बाई म्यू। एम नॉट जी कितना हो जाएगा, 1000 गुना 10, और म्यू कितना है 20। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 मीटर पर सेकेंड। तो गैस इजेक्ट होना चाहिए कम से कम कितने से, 500 मीटर पर सेकेंड से। इसका दूसरा पार्ट क्या है, हम इसीलिए ये पार्ट लिखे हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है कि मान लो गैस हम इजेक्ट करने लगे, लेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, इजेक्शन ऑफ गैस इज 1000 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। अब 500 से करेगा तो जस्ट लिफ्ट होगा। अब क्या कह रहा है कि वो 1000 से गैस को नीचे की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। तो फिर वो उसको ऊपर थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू mg से ज्यादा हो जाएगा ना, तब अब उस पे आप उसको एक्सेलरेशन भी मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन कैसे लिखे और एफबीडी क्या बनाए बताओ तो जरा। इसके लिए अगर हम लोग बनाना चाहें, हेलो, ऊपर की तरफ हम थ्रस्ट फोर्स लिखेंगे ना। अब ये थ्रस्ट फोर्स कितना लिखेंगे हम लोग, जो भी म्यू है इंटू 500 के बदले 1000, और नीचे के तरफ क्या है 1000 इंटू जी, एम इंटू जी, और ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थ्रस्ट फोर्स माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू एम नॉट इंटू थ्रस्ट फोर्स की जगह म्यू कितना था, 20 था ना, 20 था ना, तो 20 इंटू 1000 दैट इज 20,000 माइनस एम नॉट जी कितना हो जाएगा 10,000, 1000 इंटू जी इज इक्वल टू 1000 इंटू ए। तो ए का वैल्यू ये 10,000 बाई 1000, नहीं 20,000 माइनस 10,000, 10,000 बाई 1000। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है सर। एक चीज जो बच गया है दैट इज, वैसे तो दो चीज बच गया है, एक है रॉकेट
प्रपल्सन, स्पेलिंग ठीक है प्रपल्सन का? हाँ, इसमें क्या होता है, दिया जाता है कि एक सिचुएशन है, एक रॉकेट है, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, इनिशियल मास इसका है m नॉट। m नॉट क्या है? मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल, ठीक है। और इसमें दो बात दिया जाता है, गैस इजेक्शन रेट इज इक्वल टू म्यू kg पर सेकेंड। दिस इज द कांस्टेंट रेट, म्यू kg पर सेकेंड का कांस्टेंट रेट से गैस इजेक्ट कर रहा है। और एक दिया रहता है v नॉट। v नॉट इज relative velocity of ejection of gas with respect to मतलब क्या हुआ कि तुम रॉकेट से बैठ के देखोगे तो हमेशा तुमको जो छोड़ा हुआ गैस है उसका पीछे की तरफ वेलोसिटी कितना दिखेगा? v नॉट। तुमको रॉकेट में बैठ के देखोगे तुमको लगेगा कि गैस को लगातार पीछे की तरफ कितने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है? v नॉट से। इजेक्टेड गैस का नेट वेलोसिटी ये v नॉट नहीं है, वो तो बदल रहा होगा, पीछे की तरफ v नॉट प्लस ऊपर की तरफ जो रॉकेट का वेलोसिटी होगा वो, तो दोनों मिल करके हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो भी रॉकेट का वेलोसिटी होगा दैट माइनस v नॉट इज नेट वेलोसिटी ऑफ गैस। लेकिन उससे मतलब नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज v नॉट। थ्रस्ट फोर्स का जो डिसीजन होता है म्यू इंटू v, वो कौन लेता है? यही वाला v, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस एंड रॉकेट, या जो भी डीएम है और बाकी का मास है उसके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, वो रिलेटिव वेलोसिटी यूज होता है म्यू इंटू v में। इज दैट ओके? सुनिएगा मेरी बात। अब क्या है कि ये म्यू kg पर सेकंड से थ्रो कर फेंक रहा है नीचे और गैस इजेक्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी v नॉट विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। हम बोल रहे हैं रॉकेट स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी vi। रॉकेट जो स्टार्ट हुआ है उसका इनिशियल वेलोसिटी vi है, कई बार वो 0 भी दिया जाता है। इग्नोर gravity and find velocity of rocket after time t। किसी टाइम t के बाद इस रॉकेट का वेलोसिटी क्या होगा वो आपको बताना है। गैस ये इजेक्ट करना शुरू किया, गैस जो इजेक्ट कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से इजेक्ट कर रहा है v नॉट। वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज कांस्टेंट एंड दैट इज v नॉट। और गैस जो इजेक्ट कर रहा है हर सेकंड म्यू kg पर सेकंड से इजेक्ट कर रहा है, म्यू इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक। अब टी टाइम के बाद आपको बोला गया है कि बताओ कि इस रॉकेट का वेलोसिटी क्या होगा। शुरुआत में इसका वेलोसिटी, इसका मास कितना है? m नॉट, ठीक है, और ये चलना शुरू हुआ, ओके। टी टाइम के बाद क्या करोगे तुम? टी टाइम के बाद क्या लिखोगे इसके बारे में? टी टाइम के बाद इसका मास कितना लिख दोगे? m बराबर माइनस म्यू टी। हर सेकेंड म्यू kg निकल रहा है तो टी टाइम में कितना kg निकल जाएगा? म्यू टी kg। तो बच कितना जाएगा? m नॉट माइनस म्यू टी। FBD में क्या क्या आएगा बउआ? FBD में क्या क्या आएगा? ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स, ऊपर की तरफ, और वो कितना हो जाएगा? म्यू इंटू कौन सा v? v नॉट, जिस रेट से, जिस स्पीड से वो गैस को इजेक्ट कर रहा है। गैस रॉकेट का वेलोसिटी v है, लेकिन जो ये गैस निकल रहा है इस गैस का रिलेटिव वेलोसिटी v नॉट है। इस गैस का नेट वेलोसिटी क्या होगा? पीछे की तरफ v नॉट, ऊपर की तरफ v। मतलब अलग अलग गैस के टुकड़े का वेलोसिटी अलग अलग होगा। अभी वाला गैस के टुकड़े जो गैस इजेक्ट हो रहा होगा उसका नेट वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस v नॉट, ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ कह लो तो v नॉट माइनस v। इज दैट ओके? खैर, इससे हमको कोई खास मतलब नहीं है, इससे हमको कोई खास मतलब नहीं है। अब जरा हमको बताओ कि अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसका कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा ए, तो क्या लिखेंगे? F थ्रस्ट बराबर जो भी मास m है दैट इनटू a। अभी हम ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ग्रेविटी को
इग्नोर कर रहा है। तो थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू वी नॉट, और मास इस समय पे कितना है, एम नॉट माइनस म्यू टी, इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी। कहो हाँ, ठीक है सर। तो अब यहां से आप देखिएगा तो म्यू और वी नॉट तो कांस्टेंट है, डी टी को एलएचएस में लाइए और एम नॉट माइनस म्यू टी को भी एलएचएस में लाइए, वहां बस छोड़ दीजिए किसको, डीवी को। ये काम हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पिछली बार भी किए थे। इसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को, इसके बाद क्या करना होगा, इंटीग्रेट। t इक्वल टू 0 पे हमने इनिशियल वेलोसिटी मान लिया है vi, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी को मैंने माना है v। ठीक है, सुन लो, पेन नीचे करो। ये वाला जो म्यू वी नॉट है इसको तो रहने दो, इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या होता था, ln a प्लस बी एक्स बाई बी। इसका क्या हो जाएगा, ln m नॉट माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाय, और इसमें लिमिट क्या तक जाएगा, 0 से t। कहो हाँ। और RHS में इंटीग्रेशन v हो जाएगा और लिमिट जाएगा v इनिशियल से जो v फाइनल v हम लोग माने हैं। ठीक है क्या, यहाँ से एक म्यू से ये म्यू काट दें तो माइनस वी नॉट, यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ln m नॉट माइनस म्यू टी, और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, ln m नॉट। इज दैट ओके? और ये हो जाएगा v माइनस v इनिशियल। तो माइनस वी नॉट ln, ये ln a माइनस ln b, ln a बाई बी होता है, तो ये हो जाएगा m नॉट माइनस म्यू टी बाई m नॉट इज इक्वल टू v माइनस v इनिशियल। ये माइनस साइन को अंदर एडजस्ट करा देते हैं, तो ये हो जाएगा v नॉट ln m नॉट बाई m नॉट माइनस, और इस v इनिशियल को भी इस साइड ले आते हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो ये v हो जाएगा। आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, v बराबर v इनिशियल प्लस v नॉट ln m नॉट बाई, ये उस इंस्टेंट का मास, जिस इंस्टेंट पे देख रहे हो उस इंस्टेंट का मास है, m नॉट माइनस म्यू टी। तो इसको पूरे को तुम सिंपली m भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख लो m नॉट माइनस म्यू टी। कोई दिक्कत? t इक्वल टू 0 पुट करके देखो, t इक्वल टू 0 पुट करोगे ये 1 हो जाएगा, m नॉट बाई m नॉट 1 हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म खत्म, तो v हो जाएगा v इनिशियल के बराबर। इज दैट ओके? अच्छा, ग्रेविटी रहता तो इसमें एक और फैक्टर आता, माइनस g इंटू टी। एक्सेलरेशन g होता तो हर सेकंड कितना घटाता है वेलोसिटी, gt, तो फर्दर और माइनस gt आ जाता इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी कांस्टेंट मानोगे तब वो माइनस gt का एक फैक्टर आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये रॉकेट प्रोपल्शन का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। हाँ जी, डन। एक और टाइप का सवाल होता है वेरिएबल मास सिस्टम में, इसको चेन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, चेन का मास है m और लेंथ है l। ठीक, एक एंड यहां से टच कर रहा है, यूनिफॉर्म चेन है। क्या है? अब आपसे क्या कहा जा रहा है, यहां से चेन को रिलीज किया गया, चेन इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन, this position. Okay, what is the normal reaction on ground? What is the normal reaction on ground when, इसको x मान लो, when
x length has fallen on the ground, जब x लेंथ ग्राउंड पे गिर चुका है उस समय पे ग्राउंड पे क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा, ग्राउंड पे कितना नॉर्मल रिएक्शन ये चेन लगा रहा होगा, ये है सवाल। ठीक है, तो यहां से रिलीज किया गया है। अब इस सवाल में समस्या ये है, अच्छा यहाँ पे एक सवाल एक लाइन लिखा रहता है कि एज्यूम दैट चेन डज नॉट फॉर्म हीप, मतलब वो ढेर नहीं बनाता, मान लेते हैं कि वो पूरा यूनिफॉर्मली पूरा फैला रहता है। ठीक, तो इस सवाल में बस कैच ये है कि देखो एक्स लेंथ जब गिरेगा तो एक्स लेंथ का मास वेट तो जो भी टेबल है या सरफेस है उस पर तो रहेगा ही। अगर हम ऐसे बात करें, समझिएगा मेरी बात, जिस इंस्टेंट का बात कर रहा है उस इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो कितना लेंथ ऑलरेडी यहाँ इकट्ठा हो चुका होगा, कितना लेंथ ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका होगा, एक्स लेंथ। तो इसका मास कितना हो जाएगा, एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू एक्स। तो नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, m/l इंटू एक्स इंटू जी, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, n को हम लोग n1 मान लेते हैं। वो n1 का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, m/l x इंटू जी। बाकी सब तो हवा में है, तो कायदे से आंसर यही होना चाहिए, नहीं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। काहे नहीं होगा, सिर्फ इतना ही पार्ट यहां पर है ऐसी बात नहीं है, इस इंस्टेंट पे एक और चीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, एक छोटा सा मास होगा, ये जो x है इसके जस्ट ऊपर वाला टुकड़ा है ना, ये जो मास होगा जिसका लेंथ dx होगा, ये बेचारा आ रहा होगा, एक मिनट, इतना पार्ट तो इकट्ठा हो चुका, इसका वेट तो नीचे लग ही रहा, उसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा, लेकिन ये जो dx है, ये dx का वेट तो बहुत कम है, वेट तो, लेकिन ये dx का जो भी मास है dm, वो अभी आ रहा है नीचे की तरफ, कितने वेलोसिटी से, और ग्राउंड क्या कर रहा है, इतने पार्ट के वेट को तो बैलेंस कर ही रहा है, इस dx लेंथ के वेलोसिटी को अब अगले ही क्षण क्या कर देगा, जीरो कर देगा, है ना। तो ग्राउंड ऊपर की तरफ कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो इसके वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, और दूसरा ये जो डीएम मास है इसके वेलोसिटी को v से जीरो करने के लिए भी एक नॉर्मल लगाएगा, तभी ना इसका मोमेंटम घटेगा, है ना। तो यार एक बात बताओ, ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, थ्रस्ट फोर्स। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, उसको बेसिक से अगर तुम समझना चाहो तो एक बात बताओ, मास कितना है हमारे पास, डीएम, डीएम मास वैल्यू कितना हो जाएगा, डीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, v। हाँ, उस v पे हम लोग बात कर सकते हैं कि चूंकि ये यहां से चल के यहाँ आया है, तो जो टकराने के टाइम पे उसका वेलोसिटी हो जाएगा √2gx। इसका इनिशियल वेलोसिटी है v, विच इज √2gx, और तुरंत बाद उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया होगा, और ये कार्य जो हुआ होगा वो कितने देर में हुआ होगा, डेल्टा टी या dt टाइम, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में, यस और नो। तो हमारा जो ये ग्राउंड है, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया होगा, नहीं, जिसको थ्रस्ट फोर्स कह सकते हो या नॉर्मल n2 कह सकते हो। इसका काम क्या होगा, dm मास के वेलोसिटी को v से जीरो कर दो, कितनी देर में, dt टाइम। देखो तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यस और नो, कहो हाँ। dm का वैल्यू क्या है, m/l इंटू dx, dm का वैल्यू क्या है, m/l इंटू, तो ये चीज जो होगा ये हो जाएगा m/l इंटू dx बाय dt इंटू v माइनस जीरो, है ना। अच्छा जरा एक बात बताओ कि dx बाई dt या माइनस dx बाई dt जो है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी, इस x के घटने का रेट ही तो वेलोसिटी है। तो क्या यहाँ पे हम dx बाई dt का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर हम v इनिशियल माइनस v फाइनल लिख दिया है, कायदे से लिखते तो v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखते माइनस साइन आ जाता, dx बाई dt का भी माइनस खा जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, m/l इंटू v स्क्वायर, है ना। तो ये जो फोर्स है इसी को हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे वहां पर था मास पर यूनिट टाइम,
इंटू वी इज थ्रस्ट फोर्स, वैसे ही यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी स्क्वायर, लेमडा इंटू वी स्क्वायर। चेन वाले प्रॉब्लम में थ्रस्ट फोर्स होता है लेमडा इंटू वी स्क्वायर, और ट्रॉली वाले प्रॉब्लम में थ्रस्ट फोर्स जो होता है या बाकी केस में म्यू इंटू वी रिलेटिव। यहाँ भी है म्यू इंटू वी ही है, नहीं है ये चीज क्या है, म्यू इन है, एम बाई एल इंटू डी एक्स है डी एम, अब बाई डी टी म्यू, म्यू इंटू वी तो है, नहीं है ये एम बाई एल इंटू डी एक्स डी एम, अब बाई डी टी तो म्यू इंटू वी, इज दैट ओके। तो अब जो हमारा तो ये एक थ्रस्ट फोर्स हो गया जो नॉर्मल लगा रहा है ऊपर, कितना एम बाई एल इंटू वी स्क्वायर, और दूसरा एक नॉर्मल है N1 दैट इज एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। तो जो टोटल नॉर्मल होगा वो टोटल नॉर्मल क्या होगा, एक तो जो मास ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है उसका वेट प्लस थ्रस्ट फोर्स दैट इज एम बाई एल इंटू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर इज हाउ मच, रूट 2gx का होल स्क्वायर, तो दैट इज 2gx। ये जो है वी स्क्वायर इसको हम यहाँ पे पुट कर दिए। सो दिस इज योर टोटल नॉर्मल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तुमको लग रहा होगा कि जितना वेट यहाँ है वो उसके बराबर नॉर्मल है, जबकि नॉर्मल उसका क्या गुना है, 3 गुना। तो तुमको लग रहा होगा ना कि मान लीजिए कि x का वैल्यू कुछ तो होगा, मान लीजिए x का वैल्यू 1/2 है, x का वैल्यू कितना है, तो तुमको लगेगा कि आधा मास है यहाँ पे, तो m/2g लग रहा होगा नॉर्मल, जबकि लग कितना रहा होगा नॉर्मल, 3/2 mg। m/2g तो ये और उसका डबल, उसका ये mgx/l है और ये उसका डबल है, तो जितना वेट यहाँ होगा उसका डबल थ्रस्ट फोर्स लगेगा या उसका ट्रिपल जो होगा वो टोटल नॉर्मल लग रहा होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें यहां से रिलीज किया गया। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? इस पे भी सवाल वाल बनता है, कई बार ऊपर से छोड़ दिया जाता है, चलेगा इसी तरीके से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर हो गया खत्म। मैं अगले क्लास में हम लोग रोटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।